हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। एरोमेटिसिटी हमने पिछले क्लासेस में खत्म कर लिया था। किस कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं, किस कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक कहते हैं, ये दोनों चीज हमने देख ली थी। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है तो वो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था। एरोमेटिक होने की भी कुछ शर्तें हैं और एंटी एरोमेटिक होने की भी कुछ शर्तें हैं। कुछ या बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो ना तो एरोमेटिक होते हैं ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर डीके सिंह के बुक से लिया गया है। उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही जरूरी है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज करेक्ट केकुले रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। केकुले के द्वारा पूछा जाता है कि केकुले ने कौन सा स्ट्रक्चर प्रपोज किया था बेंजीन का। तो केकुले ने जो कहा था कि बेंजीन के दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और ये उनका गलत था धारणा कि दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसमें रहते हैं, इक्विलिब्रियम में। जबकि आगे जब हकेल आए तो उन्होंने क्या किया था, इसमें सुधार किया था और बोला था वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं दोनों स्ट्रक्चर एक्चुअली एक दूसरे के कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और उसका ये सिंबल होता है। तो ये वाला सिंबल किसने दिया था, ये वाला सिंबल दिया था हकेल ने, और ये सिंबल प्रपोज किया गया था केकुले के द्वारा, केकुले के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, अब यहां पे आ गया है हकेल। हकेल ने क्या दिया था, तो हकेल ने क्या बताया था कि दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर, बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के कैसे हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसको एक ही एरो से दिखाया गया था जिधर दोनों तरफ पॉइंटेड होता है। तो ये था केकुले का हाइपोथेसिस और ये केकुले का था और ये था हकेल का हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एरोमेटिसिटी इज बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, ये तो सही बात है। एरोमेटिसिटी का जन्म ही हुआ है रेजोनेंस के कारण। अगर कंपाउंड में साइक्लिक रेजोनेंस ना हो तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा ही नहीं। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि एरोमेटिसिटी इज बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण ही कंपाउंड एरोमेटिक होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगला देखते हैं, ऑल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक। ऑल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक, यही गलत हो गया, यही गलत हो गया। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर वो मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस होता है और वो एरोमेटिक नहीं होते हैं। क्योंकि एरोमेटिक होने के लिए सिर्फ रेजोनेंस होना ही एक शर्त नहीं है, 3-4 शर्त है जो हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से देखने वाले हैं। अभी तक हम ऐसा समझेंगे कि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल एरोमेटिक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो उसके अंदर रेजोनेंस पक्का हो रहा होगा, ये कंफर्म है। एरोमेटिसिटी इज बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस। टू बी एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाई। टू बी एरोमेटिक रेजोनेंस एनर्जी शुड बी हाई, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है कि अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत अधिक हो जाती है जो ऐसे कंपाउंड जो कि एरोमेटिक नहीं है उससे। ओनली साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में बी एरोमेटिक, ये भी सही है। एरोमेटिसिटी जब भी पढ़े हैं हम लोग, उसमें पहला ही कंडीशन था मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और सबके सब इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चाहिए थे। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तो इसमें से 3 स्टेटमेंट सही था और ये स्टेटमेंट क्या था, गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बिकम एरोमेटिक। एरोमेटिक की 4 शर्तें थी। कौन कौन शर्तें थी? पहला, कंपाउंड को, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना चाहिए। दूसरा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होने चाहिए। तीसरा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस में। चौथा, 3 मेन 3 यही थे, देख लीजिए। मॉलिक्यूल शुड बी साइक्लिक, ये तो सही बात है, एरोमेटिक होने के लिए ये जरूरी कंडीशन है। रिंग शुड बी प्लेनर, बिल्कुल, रिंग अगर प्लेनर नहीं होगा तो साइक्लिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरा,
रिंग मस्ट कंटेन 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी सही है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यही चौथा क्या है, गलत है, जिसमें कह रहा है कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 4n पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, 4n+2। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सबसे रॉन्ग मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, डी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू बिकम एंटी एरोमेटिक। इसमें भी बाकी सब ठीक है, सिर्फ ये 4n+2 हटा देते हैं, क्योंकि 4n+2 किसके लिए है, एरोमेटिक के लिए है। बाकी एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए, साइक्लिक। मॉलिक्यूल को कैसा होना चाहिए, प्लेनर। और जितने भी इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4n इलेक्ट्रॉन जो है वो किसमें पार्टिसिपेट करने चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस में। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में बस डिफरेंस यही है कि एरोमेटिक में 4n+2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि एंटी एरोमेटिक में कितने चाहिए, 4n इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा गलत है, 4n+2 है, इसलिए इसको आंसर से छांट देंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 कंपाउंड लिखा हुआ है और तीनों कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, जैसे स्टेटमेंट पढ़ेंगे ऑप्शन में तो देखें, ऑन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 स्टेबिलिटी डिक्रीजेज इंक्रीजेज, इस टाइप से सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो क्या स्टेबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा। तो जब हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी के बीच का रिलेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बढ़ने से स्टेबिलिटी घट जाती थी। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका है -25.6 और सेकेंड वाले मोलिक्यूल का है -55.5। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। ऐसे भी अगर ये डेटा नहीं भी देता तो भी हम इसमें बता पाते हैं, ये साइक्लोहेक्सीन है और ये डाइईन है। तो चूंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ी है, मतलब सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा, तो दोनों कंपाउंड में यदि नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ पे कम हो जाएगा, और यदि एक बॉन्ड घट गया मतलब स्टेबिलिटी घट गई। क्योंकि स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा इनहेंस अगर कोई करता है तो वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। एरोमेटिक होना, रेजोनेंस का होना, ये सब अदर फैक्टर है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है वो बढ़ती है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हो, वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि रेजोनेंस एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है लेकिन उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये सही बात है कि रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल सारे नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हुई है, पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा है और दूसरे की स्टेबिलिटी कम। तो जब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी घटी। अच्छा, यहाँ पे फिर से नंबर ऑफ बॉन्ड तो घटा, नंबर ऑफ बॉन्ड तो क्या हो गया, घटा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड और आया होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा। तो एक बॉन्ड इसमें घट गया तो इसकी स्टेबिलिटी और कम होनी चाहिए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू घट गया, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गया। 2 to 3 जाने में स्टेबिलिटी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। और ये इसलिए हो पाया कि ये जो तीसरा कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो जाता है, और एरोमेटिक थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर रखता है, वो अलग ही स्टेबल हो जाता है ना, एरोमेटिसिटी के कारण अलग से स्टेबिलिटी आ जाती है। इसलिए बॉन्ड के घटने के बाद भी ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है डाइईन से। जब ये ट्राइईन बन गया तो ये ज्यादा स्टेबल है। आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख के भी समझ में आ रहा होगा कि ये ज्यादा स्टेबल है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जब 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी घटेगी, लेकिन जब 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और इसका रीजन है कि तीसरा कंपाउंड क्या बन गया है, एरोमेटिक बन गया है। अगर ये एरोमेटिक नहीं होता तो क्या होता, ये इसकी स्टेबिलिटी घटती, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। लेकिन एरोमेटिक होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन घट गया। देखें, ऑन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 स्टेबिलिटी डिक्रीजेज व्हाइल एंड मूविंग फ्रॉम 2 to 3 स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी इज करेक्ट। देखते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। बिल्कुल सही बात है, अगर कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसका पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिक्रीज करता है, इसलिए तो स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी।
मॉलिक्यूल के अंदर यदि एनर्जी ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ये नेचुरल सी बात है, केमिस्ट्री में हर जगह ये लागू होता है, हमारे लाइफ में भी लागू होता है। अगर एनर्जी ज्यादा रहेगा स्टेबिलिटी कम रहेगी, एनर्जी कमेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी स्टेबिलिटी अचानक से इतनी बढ़ जाती है। तो उनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है वो घट जाती है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, इसलिए उनमें पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होता है और स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होते हैं, पक्का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जिसके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी अधिक होती है और स्टेबिलिटी कम होती है। तो पहला सही लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एरोमेटिक पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, while in the process of becoming anti-aromatic pi electron energy increases। सही बात है, ऑप्शन ए को हम टिक कर देंगे। बाकी आप पढ़ लेंगे ऑप्शन, सब में थोड़ा बहुत गलत किया होगा इसी सेंटेंस में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस साइक्लोप्रोपीन सिस्टम इज एरोमेटिक। तो एरोमेटिक होने के लिए रिंग को क्या होना चाहिए, प्लेनर। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2, और क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस। यही तीन चीज हम याद रखेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 को फॉलो करता है, बिल्कुल करता है। n यदि 0 डालेंगे तो ये 4n+2 को फॉलो करता है। लेकिन क्या साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसी चलते ये एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज, हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितना चाहिए, 4n+2। 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये सेटिस्फाई करता है 4n+2 को, और इस प्लस चार्ज के होने के कारण यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, इसलिए ये जो है हमारा, ये कटायन, ये एरोमेटिक है। तो ऑप्शन हमारा 3C। वही लिखा हुआ है फिर से, विच ऑफ दिस साइक्लोप्रोपीन सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक। सेम वही तीनों कंपाउंड लिखे हैं। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, सारे कंडीशन सेम होने चाहिए जो कि एरोमेटिक होने के लिए चाहिए थे। बस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जो कंडीशन था वो रिप्लेस हो जाएगा 4n पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो अब हमको 4n इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें तो खैर रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, तो इसको हटा देंगे। यहाँ पे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, तो 4n को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन 2 जो है हमारा, ऑप्शन बी, ये एंटी एरोमेटिक है। मतलब ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, और ये कंपाउंड कुछ भी नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक 2 अलग अलग वर्ड है। नॉन एरोमेटिक कहने का मतलब कि वो एरोमेटिक नहीं है, लेकिन एंटी एरोमेटिक एक अलग चीज है जिसके अलग अलग कंडीशन होते हैं, तो उसको अलग से देखेंगे हम, ठीक है। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एरोमेटिक, फिर से वही देखना है। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हो सकता है, देखना है साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे 2 4 6, क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, देखें कर रहा है। 4n+2, n की जगह पर 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6। साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ऑप्शन 2 एंड 3 है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है बोथ 2 एंड 3। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक के लिए आपको क्या देखना है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और ये दोनों तो क्या था, ये दोनों तो एरोमेटिक था, पिछले स्लाइड में मैंने देखा। तो ये हो गया ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं आपको। विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एरोमेटिक। बस कितना भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, बस आपको वही देखना है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर हो, साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा हो, तो वो एरोमेटिक होगा। यदि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, बाकी कंडीशन वही है, रिंग होना चाहिए, उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, तो एंटी एरोमेटिक।
आप यहाँ पे देख के बता दें, यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं, तो ब्रेक हो जाता है बीच में, पूरा साइकिल में, पूरा रिंग के अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है, ना एरोमेटिक है ना ही ये एंटी एरोमेटिक है। इसके बारे में क्या ख्याल है, तो यहाँ देखें आप, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लेनर भी है और साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटी एरोमेटिक। ये है एंटी एरोमेटिक। इसमें देखें 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस भी हो रहा है, मॉलिक्यूल प्लेनर भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एरोमेटिक, तो एरोमेटिक कौन सा है हमारा, तीसरा, ऑप्शन सी। विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एंटी एरोमेटिक, अभी हमने देखा इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे और ये कैसा था, एंटी एरोमेटिक, तो ऑप्शन बी 2 ओनली। विच ऑफ दिस स्पीसीज इज एरोमेटिक, यहाँ पे तो साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है क्योंकि बीच में ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है, बस आप ये देख ले कि किसमें इलेक्ट्रॉन वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसमें 2 4 6 सेटिस्फाई है, 2 4 6 और 2 8, ये 4n+2 को नहीं फॉलो कर रहा है, ये 4n इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तो ये है हमारा एंटी एरोमेटिक और ये है हमारा एरोमेटिक। आपसे पूछा क्या जा रहा है, एरोमेटिक, तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन बी, सेकंड वाला मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग एनुलिन इज एरोमेटिक, कौन सा एनुलिन क्या है, एरोमेटिक। एनुलिन किसको कहते हैं, तो हमने समझा था, एक साइकिल हो जिसपे कोई भी चार्ज नहीं हो और अल्टरनेट में डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एनुलिन। 8 एनुलिन, क्या ये एरोमेटिक हो सकता है, ये तो 4n+2 को फॉलो ही नहीं करता है, तो इसलिए एरोमेटिक ये नहीं है। चलिए 12 एनुलिन, क्या ये हो सकता है, ये भी 4n+2 को फॉलो नहीं करता है, 12 इलेक्ट्रॉन 4n+2 में नहीं आएगा, ये 4n में आएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। 10 एनुलिन, 10 एनुलिन, क्या ये फॉलो करता है, 4n+2 में जब आप n इक्वल टू क्या डालेंगे 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे। एनुलिन है तो अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी होगा, मतलब साइक्लिक रेजोनेंस भी होने की संभावना है। क्या 10 एनुलिन एरोमेटिक है, तो हमारा जवाब होगा ये नहीं है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे थे तब हमने पढ़ाया था कि सारा चीज इसका कंडीशन ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, मॉलिक्यूल में क्या है, अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी है, लेकिन इनर हाइड्रोजन एटम के रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, और जब मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा तो p ऑर्बिटल के रहते हुए भी, रेजोनेंस की संभावना बनते हुए भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजोनेंस अल्टरनेट ओवरलैपिंग से होता है, और अल्टरनेट ओवरलैपिंग तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सारे p ऑर्बिटल एक ही प्लेन में हो। यदि प्लेन से बाहर जाएगा, मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, तो अल्टरनेट ओवरलैपिंग का चांस खत्म हो जाता है। तो इसलिए 10 एनुलिन जो है ये हमारा एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये प्लेनर ही नहीं है, इसके अंदर वाले 2 हाइड्रोजन एटम के बीच रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। देखें ये एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ, लोन पेयर भले ही ऑक्सीजन के पास 2 है, लेकिन एक ही काउंट होगा, जितनी जरूरत है उतना लोन पेयर शामिल होगा रेजोनेंस में, बाकी शामिल नहीं होगा। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है, ये कैसा है, एरोमेटिक है। यहां पे देखें 2 4 6, यहां पे देखें 2 4 6, ऑक्सीजन पे प्लस, अच्छा दोनों वहीं पे, ओ ओ ओ, 2 4 6, 2 4 6, ये वाला, क्योंकि रेजोनेंस यहाँ पे क्या हो सकता है, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा है,
यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से होगा तो इधर एक्सेप्टर है, इधर डोनर है। यहाँ भी क्या है, इधर डोनर है तो इधर एक्सेप्टर लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से भी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से डोनर ही लगा हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये एरोमेटिक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक नहीं है। क्या ये एरोमेटिक है? ये तो नेप्थलीन है, ये तो एरोमेटिक है ही। ये भी क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। ये एरोमेटिक है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 2 6, 4n+2 को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक प्लस चार्ज भी है ताकि साइक्लिक रेजोनेंस हो सके, बीच में कहीं भी टूटे ना रेजोनेंस, तो ये भी एरोमेटिक है। इसके बारे में क्या ख्याल है? तो यहाँ पर जब देखेंगे तो ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, इधर से भी डोनर, इधर से भी डोनर, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि 2 4 2 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि ये लोन पेयर भी क्या करेगा, रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। तो इसलिए ये एरोमेटिक नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इज करेक्ट फॉर बेंजीन? हमने ट्रिक बताया था कि जब भी पाई ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम बनाना हो तो आप मॉलिक्यूल के एक कॉर्नर को नीचे रखेंगे, एक कॉर्नर से ज्यादा इस ग्राउंड से टच नहीं होना चाहिए। 1 2 3 एनर्जी डायग्राम बना लेंगे आप। जितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं उतने ऑर्बिटल बनाएंगे। एक यहाँ पे एक ही लेवल पे 2 है तो एक लेवल पे 2, यहाँ पे एक ही लेवल पे 2 है तो 2, और सबसे ऊपर 1। उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, पहले ऑर्बिटल में 2। उसके बाद जब दूसरे में भरने की बात आएगी तो चूंकि एनर्जी सेम है और ऐसे ऑर्बिटल को डीजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, और ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है, पहले सिंगली तब डबली। याद करें हुंड्स रूल को। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले सिंगली, फिर क्या होगा, डबली, 2 और है तो डबली। इसलिए कहा जाता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है वहां जो भी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकल के आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे पेयर्ड होंगे। और चूंकि पेयर्ड है इसलिए इनकी पाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए एरोमेटिसिटी स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। तो ये आप इसमें से टिक कर लेंगे, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है हमारा हो जाएगा, कहा गया, 1 2 3 है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इज करेक्ट फॉर? ये डाइन दिया हुआ है, इसका लिखना है। तो आप क्या करेंगे, हमने क्या कहा, एक कॉर्नर बस ग्राउंड पे टच करना चाहिए, तो इसको ऐसे करके बना लेंगे। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दे देंगे। यहीं पे बगल में क्या बना लेंगे, एनर्जी डायग्राम। हर कॉर्नर पे एक ऑर्बिटल, ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, सेम लेवल पे है। और ये चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, उसके बाद सिंगली भरेंगे, एक इसमें एक इसमें। देखें ये मॉलिक्यूल है भी कैसा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक होने की वजह भी आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इसके पाई ऑर्बिटल डायग्राम में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए स्टेबिलिटी कम होती है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, किधर गया, 1 2, अच्छा यहां से शुरू है, ठीक है, ये ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम इज करेक्ट? फिर से वही क्वेश्चन है, ये एरोमेटिक है, ये सारे भर जाएंगे। अब क्या करेंगे, एनर्जी डायग्राम 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक, फिर सिंगली भरेंगे, फिर पेयरिंग कर देंगे। चलिए देखिए, 1 सबसे नीचे, यही है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन थे, और इसमें क्वेश्चन है जो हम अगले सीरीज में लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें और फिर से जब नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। तब तक आप इसको रिवाइज करें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।